बिहार चोर पार्टी को ने पूरा बिहार का जनता जान रहा है। हाँ। और ये जो बोल रहे हैं वोट चोरी का बात, हाँ। ईवीएम का जमाना है या बैलेट बॉक्स का जमाना है, ये तो आप मीडिया कर्मी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। हमारे माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हाँ। कि वोट चोरी होता है, हाँ। ईवीएम मशीन खराब हो सकता है, हाँ। टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, हाँ। लेकिन चोरी कैसे होगा? हाँ। आप ही बताइए। हाँ। पहले जिस समय हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था तो डब्बा का डब्बा बैलेट बॉक्स पूरा उड़ जाता था, गायब हो जाता था, डकैती होता था, लूट होता था, पूरा ये पोलिंग बूथ गायब हो जाता था, पूरा पोलिंग बूथ पे कब्जा हो जाता था, गैर कानूनी हथियार सब जखीरा के रूप में बरामद होता था। तो ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर खतरा मंडराता था। अच्छा। और जिस प्रकार से आप अभी बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, वो लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने बिहार को गरीब बनाने का काम किया, इतना बड़ा चारा चोरी किया कि लोग तो दूसरे का चारा चोरी करते हैं तो अन्य चोरी करते हैं, इन्होंने तो पशुओं को भी नहीं छोड़ा। वो है लालू प्रसाद यादव जी। और एक चोर के द्वारा ही चोरी का बढ़िया से परिभाषा दिया जा सकता है, जैसे लालू यादव जी है। अच्छा। अब 1972 में आप जाएंगे तो सबसे पहले वोट चोरी के आरोप में आयरन लेडी, जिनको कहा जाता है राहुल गांधी की दादी जी, उनको जो है वो सजा याफ्ता है। वोट चोरी माननीय न्यायालय ने उनको चोर साबित कर दिया है। और अभी वो बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, तो भैया उस समय क्या हो रहा था? डकैती हो रहा था क्या? यार इतना बड़ा राहुल गांधी यात्रा निकाले आपके एरिया से, भागलपुर से, आप लोग इतना सब 1% भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अरे भैया हम क्या है, कोई भी लोग समर्थन नहीं कर रहा है ना उनको। इनका एजेंडा क्या है पहले तो ये तो क्लियर हो। वोट चोरी का परिभाषा वो दे रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने किया, नहीं जिनके बाप दादाओं ने एक वोट आया और देश के प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कायम किया, वो उस समय से वोट चोरी का परिभाषा किसने सेट किया है ये पहले तय करें ना। वोट चोरी का माध्यम क्या है, मापदंड क्या है, पहले ये तय करना पड़ेगा राहुल गांधी को। आज दो चोर, मैं तो उनको चोर नाम से ही इसलिए संबोधित करूंगा कि कई बार आप देखेंगे कोई जो है उनके पिताजी किन्हीं के जेल में है, किन्हीं के पूरे खानदान के ऊपर कोई ना कोई चार्जशीटेड है। क्यों नहीं? इससे अच्छा है कि जिनका मेरा अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा है, पहले तो मुझे जोड़वाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। दूसरा, हम सड़क पर आएंगे, ना कि कोई राजनीतिक दल आएगा। अगर आम लोगों का जनसमूह सैलाब उतरना चाहिए अगर चुनाव आयोग ने गलत किया है, तो ये पूरी राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और ये प्रोपेगेंडा कहाँ से हो रहा है? तो ये अलग अलग देशों से चलाया जा रहा है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसके सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं। इसे नचाने का कार्य बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, एक इंसान जो युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव बिहार के युवा चेहरा है और राहुल गांधी पूरे देश के युवा चेहरा है। आप समझिए, पीएम के तौर पे खड़े और तेजस्वी यादव सीएम के तौर पे खड़े, युवाओं की बात करते हैं। कौन कर रहा है? युवाओं की परिभाषा क्या होती है पहले मुझे ये बता दीजिए। युवाओं का इस देश में हमें लगता है कि संविधान में कहीं ना कहीं युवाओं का भी तय है कि कितने वर्षों तक युवा को क्या हो सकते हैं। 52 वर्ष 53 वर्ष के युवा हो सकते हैं क्या? अगर युवा अपने आप को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके अंदर युवा आज अगर उनकी शादी समय पे हुई रहती ना, तो उनका जो बेटा है ना वो आज मुख्यमंत्री का दावेदार होता किसी स्टेट से। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, देखिए, यदि राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं तो अभी कुछ दिन पहले बीते दिनों उन्होंने पद यात्रा निकाला था और मुश्किल से 1 किलोमीटर चले न, उनके पैर में दर्द हो गया, हड्डियां उनकी कमजोर हो चुकी है। वो अपने गाड़ी के सहारे से पद यात्रा का नाम दे रहे थे। इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा है ये कांग्रेस और आरजेडी वाले कि इसका कुछ वर्णन नहीं है। आम जनता को ठगने का काम है। भाई साहब बोल रहे थे कॉमेडियन, अभी एक भाई साहब कोई बोल रहे थे कि राहुल गांधी कॉमेडियन है। एक्चुअली कॉमेडी 1970 में ही हो गई थी, जिस समय राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा। और उसी वर्ष एक मूवी आई थी, मेरा नाम जोकर। अच्छा। जो आज तक
तक उसी चीज को लेकर के वो चल रहे हैं और भारत की जनता को एंटरटेन कर रहे हैं। एक टेक्निकल बात और है, जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई वो दुखद खबर थी, लेकिन राहुल गांधी जी के मृत्यु के बाद एक सीट पर उस समय से चुनाव जो है वहां कराना जाना था, लेकिन पूरे देश का 2 महीना तक रुकवा कर फिर पूरे देश का चुनाव करवाना ये कहां तक उचित था? वोटों की चोरी और संविधान को और किस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किसने किया ये देश के सामने है। और देश की जनता बिहार, ये लोग बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं और उनको मैं बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता और बिहार जो है सबसे ज्यादा IAS अफसर देने वाला राज्य है। ये पूरे अच्छे तरीके से अपने माइंड सेट में है कि 2025 आया है और हम आएंगे और यात्रा कर लेंगे, वोट चोरी करके ले चल जाएंगे, ऐसा नहीं होने। कि जो 17 महीने की सरकार थी ना हमारी, उस समय हमने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी बिहार के अंदर। नौकरी क्या मिली वो तो सबके सामने है, क्योंकि हम भी बिहार के युवा हैं और कितना जो है नौकरी मिली पता नहीं। ये पूरी ये लोग दावा तो झूठा करते हैं, क्योंकि खानदानी खून में इनकी झूठ और चोरी मक्कारी है, इसीलिए ये लोग बिहार का कहीं से भला नहीं चाहते हैं। जब इसी बिहार में हमने बाप दादाओं से सुना है कहानी कि इस बिहार के इस सड़क पर लोग 5 बजे के बाद निकलना भी मंजूर नहीं करते थे। घर की बेटी इसलिए नहीं पढ़ने जाती थी क्योंकि वहाँ बेटियों के आबरू इज्जत पर खतरा होता था। तो वैसे लोगों को कैसे बिहार मौका दे सकता है? पहले उनको अपने जो है अपने राजनीतिक स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। कोई भी मुद्दा लेकर निकल जाते हैं। वोट चोरी नाम का चीज क्या होता है, पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा। वो जो है बोल रहे थे कि 4 लाख नौकरी हमने 17 महीने की सरकार में दी थी। जब चुनाव का समय था तो वही तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब मैं चुनाव जीत कर आऊँगा तो अपने पहले सिग्नेचर से बिहार में 10 लाख नौकरी दूंगा। और चुनाव जीतने के बाद पहले इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा है, आप अभी भी जाके रिकॉर्ड्स में देख लीजिएगा कि हम तो उप मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनते तब 10 लाख देते। तो क्या 4 लाख जो नौकरी मिली है वो तेजस्वी यादव के सिग्नेचर से मिली है? जब तेजस्वी यादव खुद ये मान रहे हैं कि वो नहीं दे सकते हैं, तो अभी जब वो सत्ता से बाहर हैं तो वो यह कैसे कह सकते हैं कि वो 4 लाख नौकरी हमने दी है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग युवा हो, लेकिन बिहार को लेके खासतौर पे एक बात होती है कि बिहार में पलायन बहुत है। पलायन, लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ने जाते हैं, और यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है बिहार के अंदर, ना ही कोई बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री, इस तरह की बात है। पलायन जहाँ तक युवाओं की बात है और शिक्षा की बात है, लालू के राज में जिस तरह शिक्षा अपने एकदम गर्त में थी, वहाँ से उठकर अगर शिक्षा का स्तर यहाँ तक पहुँचा है, कुछ समय लगेगा सर। इतनी जल्दी सब कुछ अगर चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। अभी बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 15 सालों में सबसे बेहतर है। बिहार डेवलप कर रहा है, बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, बिहार अभी पहले से बेहतर हुआ है। तो अभी थोड़ा समय और लगेगा पलायन रुकने में, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब अभी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, और अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव को इतनी ही चिंता है रोजगार की और युवाओं की, क्यों नहीं वो कभी रोजगार दो यात्रा निकालते हैं? क्यों नहीं वो कभी युवाओं के प्रति या शिक्षा बचाओ यात्रा निकाली थी? कन्हैया कुमार ने निकाली थी, नौकरी दो पलायन दो यात्रा। कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में निकाली, एक जिले में, ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि कन्हैया कुमार, यह वही कन्हैया कुमार है जो एक समय JNU के मंच पे खड़े होकर कांग्रेस को गरियाया करते थे। और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग आज अगर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो भाई पलायन बिहार में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पलायन बिहार में है। लेकिन पलायन के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उस तरह से डेवलप नहीं है। हम लोग पब्लिक सेक्टर पे ध्यान देते हैं, हम लोग सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। उसके लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, तब तक आपके पास क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तो पलायन नहीं रुकेगा, लोग बाहर जाना होगा। कई बार क्या हुआ कि पलायन जैसे मुद्दे पर पिछली सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जैसे कि अभी नई स्कीम आई है आत्मनिर्भर भारत, या फिर किशोर युवाओं के लिए लोन का एजेंडा जैसा लगता है कि अब युवा अगर कोई स्टार्टअप के तरफ देख रहा है तो उसके तरफ सरकार खड़ी है, उसके तरफ बैंक खड़ा है। ये पहले नहीं मिलता था, क्योंकि यही राहुल गांधी और यही तेजस्वी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, जो
पूर्ण रूप से बिहार को जो है गड्ढे में धकेलने का कार्य करते थे। बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता था। आज भी उसी उद्देश्य के साथ वो आए कि कैसे यहाँ के बिहारियों को आना है और मुल्क बनाकर चले जाना है। लेकिन बिहारी बहुत जो है, एक बिहारी 100 पर भारी वाला काम है। यहाँ पूर्ण रूप से ऐसे राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए कई बिहारी और कई मानसिकता वाले लोग बैठे हुए। अच्छा, एक चीज आप बताइए, राहुल गांधी जब इससे पहले जब आए थे बिहार, तब वो बात कर रहे थे दलितों की, रिजर्वेशन की, इन सब चीज़ों की बात करते कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर में 50% का जो रिजर्वेशन का गैप है, हमको उसको तोड़ना है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 70 वर्षों से 76 वर्षों से लगातार दलितों को यदि ठगने का काम किया है, इस कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा दलितों को ठगने का काम किया है, जिसका साक्षात उदाहरण जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो लालू प्रसाद यादव जी को जब एक अपना कार्यकर्ता अंबेडकर का तस्वीर लेकर के गया, तो उन्होंने उसे छूना भी पसंद नहीं किया। ये एक साक्षात उदाहरण है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माननीय मोदी जी ने पंचतीर्थ निर्माण करा करके आज इतना बड़ा एक कॉरिडोर खड़ा किया, दलितों को एक मंदिर दिया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस प्रकार से दलितों के लिए जो करके गए, तो उसको किसी भी प्रकार का संशोधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। जब बिहार में मैं घूम रहा हूँ तो मैं लोगों से एक चीज़ जरूर बात सुनता हूँ, जंगल राज के बारे में। आप थोड़ा सा जंगल राज के बारे में बताएंगे कि बिहार में वो लालू जी का जो दौर था वो क्या था? एक उदाहरण हम यहाँ यहीं पर का उदाहरण जहाँ पे आप खड़े हैं, वो सामने सैलून है, हैप्पी सैलून। वहाँ पे अभी प्रदीप जी हैं, वो बाल काटते। उस समय भी, आज से लगभग 25 साल पहले भी बाल काटते थे, आज भी बाल काटते हैं। आप उनसे एक बार जाकर के पूछिएगा कि यहाँ की घटना क्या। मैं बताता हूँ, एक रिक्शा वाला, रिक्शा पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, और यहीं के या फिर भागलपुर के ही कहीं के कोई होंगे जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग थे, वहां से निकले अस्तूरा लेकर के और उसके गला में मार करके खत्म कर दी। ये यहाँ की घटना है भाई। ये जंगल राज का उदाहरण है। ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमने उस समय तो हमको लग रहा है कि 5-6 साल के होंगे, और ये हम लोगों के सामने की घटना है। जंगल राज जो है, ये हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि किस प्रकार लोग शाम को, चूंकि सबसे पहले देखिए लालू राज में सबसे बड़ा जो दुर्गंध था, वो जंगल राज कैसे बनाया। सबसे पहले उन्होंने बिजली पर कोई काम नहीं किया। बिजली को एकदम काट दिया। मतलब 24 आवर में 5 घंटा बिजली मिलता था, और जैसे शाम होता था पूरा शहर जो है अंधेरा हो जाता था। और जंगल राज में जब उनके पाले हुए गुंडे, उनके पाले हुए माफियाएं रोड पर निकलते थे, चैन छीन लिया करते थे, महिलाओं का बलात्कार कर लिया करते थे, महिलाओं को गोली सटा करके उनके वस्त्र को उतरवा दिया करते थे, दलितों पर अत्याचार करते थे। क्योंकि दलित समाज एक कमजोर वर्ग में आता है। वो तो कहते दलितों के मसीहा थे लालू यादव, उन्होंने पढ़ना लिखना बोलना सिखाया लालू यादव ने दलितों को। मतलब जब लालू यादव नहीं थे, उसके पहले दलित नहीं थे क्या? उसके पहले दलित नहीं बोल रहे थे क्या? दलित क्या बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? दलित क्या खाना पीना नहीं खा रहे थे क्या? तो लालू यादव ने क्या कर दिया? लालू यादव भाई कहते हैं कि चलना बोलना, 5 नाम लालू प्रसाद यादव जी 5 ऐसा दलित का नाम बता दे जिन्होंने अपने साथ रख करके मंत्रालय दिया हो, उनको मंत्री बनाया हो, या उनको अपने किसी बड़े जगह पे उसको स्थापित किया हो। 5 नाम तो बता दीजिए। आप करोड़ों दलित की बात कर रहे हैं। एक दलित उनके समय का दलित का उदाहरण ले लीजिए। उनके समय का एक दलित का उदाहरण ले लीजिए। उन्हीं के समय में एक IAS अधिकारी थे, बीडी विश्वास। उनकी पत्नी चंपा विश्वास, उसके घर में एक नौकरानी, और उसी चंपा विश्वास यानी कि एक IAS की पत्नी को का उसी के लालू यादव के मंत्री के द्वारा उसके साला के द्वारा उसको कई दिनों तक बंधक बना करके उसके साथ रेप किया गया, उसी दलित। और ये दलित का बात क्या करते, कभी कभी बोलते हैं कि दलित को लालू यादव ने आवाज दिया। अरे भाई, क्या दलित का गूंगा था क्या? पैदा लिया था क्या दलित? कि जो दलित को आवाज उन्होंने दे दिया। अच्छा, आप बताइए, आपने तो देखा होगा बिहार का जंगल राज, लालू जी का समय कैसा था, आप बताइए। उस समय सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन पलायन उनके ही राज में हुए थे। कोई भी क्रिमिनल जाता था, दुकान वाले हमेशा त्राहिमाम रहते थे कि आज मेरे पास लेटर आया है, 5 लाख दो, नहीं तो गोली मार देंगे।
1 लाख दो नहीं तो गोली मार देंगे। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं था, बिजनेसमैन यहाँ असुरक्षित थे। जितने भी बिजनेसमैन थे यहाँ भागलपुर में, ज़्यादातर बिजनेसमैन पंजाबी हुआ करते थे और मारवाड़ी वर्ग के हुआ करते थे। आपको एक बिजनेसमैन का एग्जांपल देता हूँ जिनका नाम था सरदार मंगल सिंह। उनका सबोर में पेट्रोल पंप हुआ करता था, ईटा भट्टा हुआ करता था। यही जंगल राज के कारण वो इतना त्राहिमाम में कि पूरा परिवार यहाँ छोड़ के चले गए। सोनापट्टी में पगला सेठ, बहुत बड़ा एक ज्वेलर का दुकान था, वो यहाँ से भाग गए। बाबूलाल जैन हरियापट्टी में उनका दुकान था। वो एक एग्जाम्पल क्या दें, बहुत सारा एग्जाम्पल है। उनके राज में ब्यूरोक्रेसी तो नाम का था। लेकिन अभी देखिए तेजस्वी यादव जब बड़े चैनलों को इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप क्राइम रिपोर्ट उठा के देख लीजिए उस समय की, एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, उस समय एनसीआरबी का डाटा और आज का एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिएगा तो आज इस समय जो नीतीश बाबू की सरकार चल रही इसमें एनसीआरबी के डाटे में क्राइम सबसे ज़्यादा है। ये भी उन्हीं के लोग हैं ना। ये भी तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आज शिक्षा का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज हम युवा नहीं रहे, अब बाप बन गए। मेरा बच्चा पहले इंग्लिश स्कूल मीडियम स्कूल में आज भी पढ़ रहा है, लेकिन आज का शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था जो है सब प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बढ़िया सरकारी स्कूल में है। अब बीपीएससी के टीचर सब गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। सरकार इतना अच्छा व्यवस्था और इतना अच्छा ध्यान दे रहा है कि अब आने वाले कुछ सालों में लोग प्राइवेट स्कूल को प्रणाम करेंगे और सब गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। और जहाँ तक क्राइम की बात है, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग से बेहतर कौन जानता है कि क्राइम यहाँ कौन करवा रहा है और कहाँ से हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है तेजस्वी यादव, कुछ लग रहा है माहौल दिख रहा है तेजस्वी यादव का? हाँ, माहौल दिख रहा है कि वो हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, यही माहौल है। आज आप एक बात बताइए, आप लोग मीडिया कर्मी हो, आज तो कवर आप करने गए ही होंगे। जो राहुल गांधी श्री हमारे राहुल गांधी जी आए थे, भाषण दिए थे, मैं हॉस्पिटल गया था उस समय, तो लाउड स्पीकर से मैं उनका कुछ भाषण सुना था। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं आ रहा था रास्ते में तो मुझे रास्ते में एक अग्निवीर मिला। ए खड़े हो जाओ, तो ये अग्निवीर का नाम अमरनाथ है। क्या नाम है जी? एक हाथ उठाओ, दूसरा हाथ उठाओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला, मेरा नाम अमरनाथ जायसवाल है। तुम अपना कहानी सुनाओ। तो मैं गया लड़ाई पे, वहाँ था, ब्लास्ट हो गया, मेरा हाथ उड़ गया, ये हो गया, मुझे कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं दिया। ज्वाइन करने के पहले आपको नहीं मालूम था कि क्या सुविधा दी जाएगी, क्या दी जाएगी? आप मूर्ख थे। और Z+ सिक्योरिटी में आपको अमरनाथ कहाँ से मिल गया भाई? हम लोग रोड पे खड़े थे देखने के लिए, तो हम लोग तो वहाँ जा नहीं पाए। इनको एक आदमी मिल गया, रोड पे तो बहुत चल रहे हैं। पहचान रहे थे। ये देखिए, ये वोट वाली यात्रा नहीं थी, ये यात्रा है एंटी मोदी। और मोदी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मोदी जी को हराने वाला अभी कोई नहीं है। वो एंटी इंडिया भाषण दिए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्या कह रहे थे क्राइम के बारे में? क्राइम के बारे में ये कि अभी अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि अभी की सरकार में क्राइम रेट ज़्यादा है, तो उसका कारण बस यही है कि अभी की सरकार में क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। क्राइम पर काम हो रहा है, क्राइम को रोकने पर काम हो रहा है। आज अगर 9 बजे हम सभी यहाँ खड़े होकर खुलकर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उस पर काम हुआ है।